नमस्कार मित्रों, कॉमिक्स राजा चैनल के सभी दर्शकों एवं व्यूवर्स को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत व हार्दिक अभिनंदन मित्रों। तो मित्रों, आज हम आपके लिए नागराज की कॉमिक्स लेके आए हैं, बच्चों के दुश्मन। कॉमिक्स शुरू करने से पहले मित्रों, हम राज कॉमिक्स का और उसके संपादक मनीष गुप्ता व संजय गुप्ता जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं नागराज की कॉमिक्स बच्चों के दुश्मन। बच्चों के दुश्मन मित्रों, लेखक तरुण कुमार वाही, संपादक मनीष चंद्रगुप्त, कला दिग्दर्शक प्रताप मलिक, चित्रकार चंदू व विनय। मित्रों, दिल्ली का एक व्यस्त बाजार दरियागंज में स्थित राज पब्लिक स्कूल। छुट्टी की घंटी अभी बजी ही थी कि कक्षाओं से निकलकर बच्चे टिड्डी दल की तरह स्कूल के कंपाउंड से गुजरकर मुख्य गेट की ओर लपके। राज पब्लिक स्कूल के बाहर का दृश्य मित्रों, ट्रैफिक ऐसे ही चल रहा था मित्रों, और ठीक उसी समय स्कूल के बाहर सड़क पर से गुजरता सामान से लदा एक टेम्पो इतनी तेजी के साथ लहराकर मुड़ा कि सामान से भरा एक बंडल ठीक स्कूल के मेन गेट के पास आकर गिरा। बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। धप झटके के साथ जमीन पर गिरने के कारण बंडल जगह जगह से फट गया और चॉकलेट के कई पैकेट इधर उधर छितर गए। चॉकलेट, अरे वाह, मुफ्त की चॉकलेट। देखते ही देखते बच्चों के झुंड उस बंडल पर टूट पड़े। चॉकलेट की बरसात हुई है। आह, यम यम यम, लूटो लूटो। और पलक झपकते ही बंडल खाली हो चुका था। वाह, मज़ा आ गया। अरे, गार्ड आता है। आह, मुफ्त की चॉकलेट, क्या स्वादिष्ट है। यह दृश्य देखते ही चौकीदार उनकी तरफ लपका। अरे बच्चों, क्या करते हो? फेंको फेंको इन चॉकलेटों को। इस प्रकार लावारिस पड़ी चीज़ों को खाना खतरनाक है, फेंको। ठीक उसी क्षण एक बच्चा चकराकर जमीन पर गिर पड़ता है। अरे, क्या हुआ इसे? कहीं चॉकलेट छीनकर फेंकू देने से तो नहीं। बच्चे की हालत देखते ही वह बुरी तरह से उछल पड़ा। आंख फटी की फटी रह गई उसकी। हे भगवान, इसके मुंह से तो झाग निकल रही है। चॉकलेट में जहर था और निगाह घुमाते ही जैसे उस पर सांप सूंघ गया। कुछ पलों तक सन्नाटे की सी अवस्था में खड़ा रह गया वह, किंतु फिर अगले ही पल उसके कंठ से एक जबरदस्त चीख उबल पड़ी। खून खून, जहर, चॉकलेट में जहर है। फिर पागलों के समान वह ने बच्चों की तरफ लपका जो चॉकलेट या तो खाने जा रहे थे या खाना शुरू कर चुके थे। नहीं बच्चों, चॉकलेट मत खाना, इसमें जहर है। फेंक दो चॉकलेट, मैं कहता हूँ फेंक दो। आनन फानन में ही आसपास से गुजरते बहुत से लोग वहाँ एकत्रित हो गए और बच्चों के हाथों से चॉकलेट छीन कर फेंकने लगे। फेंको फेंको इसे, इसमें जहर है। जबकि उधर चौकीदार स्कूल के प्रिंसिपल के कक्ष में, गजब हो गया सर, जल्दी चलिए, स्कूल के बहुत से बच्चों ने जहर भरी चॉकलेट खा ली। क्या? ओ माय गॉड। दरियागंज स्थित पुलिस स्टेशन। हेलो, सब इंस्पेक्टर नाथन हियर। क्या? ओह नो, मैं पहुंच रहा हूं। सायरन बुझाती पुलिस जीप व पेट्रोल गाड़ियां आंधी तूफान की तरह घटनास्थल की तरफ रवाना हो गई। पी 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 पी। तत्पश्चात कई एम्बुलेंसों के सायरन भी बज उठे। पी 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 पी। हताहत बच्चों को तुरंत एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचाया जाता है मित्रों। और उस शाम को समाचार पत्र, टीवी, रेडियो इत्यादि संचार व्यवस्थाएं चीख उठी। आतंकवादी कार्रवाई, करीब 700 बच्चे तीक्ष्ण विष से मारे गए, 1000 की हालत गंभीर। आज के मुख्य समाचार, दिल्ली के कई स्कूलों पर एक साथ एक जैसा जहरीला आक्रमण। बच्चों को चॉकलेट में मिश्रित साइनाइड विष दिया गया। एक समाचार पत्र में आतंकवादियों द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार इस कार्रवाई की जिम्मेदारी जैबरा आतंकवादी संगठन ने ली है। दिल्ली पुलिस तुरंत सक्रिय हो उठी। रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। प्रत्येक ऐसे स्थान की जांच की जाने लगी जहां से आतंकवादियों के शहर से बाहर निकलने का जरा सा भी संदेह था। उधर अफ्रीका के एक गुलाम टापू से जनरल टमटा के आतंकवाद का खात्मा करने के बाद नागराज भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचा। यहाँ यह होटल राज पैलेस के एक शानदार कक्ष में ठहरा हुआ था। गुड मॉर्निंग सर, आपका दूध और आज का समाचार पत्र। गुड मॉर्निंग, थैंक यू, नागराज कहता है। अखबार खोलते ही नागराज की निगाह सुर्खियों पर चिपक कर रह गई। विश्वव्यापी जैबरा आतंकवादी संगठन दिल्ली में सक्रिय, उसका पहला निशाना मासूम बच्चे। लगता है यहाँ भी मैं शांति के साथ नहीं रह सकूँगा तब तक तो बिना जब तक जैबरा का एक भी आतंकवादी यहाँ जीवित है। तभी नागराज साथ वाले कमरे से आती उठापटक की आवाज़ें सुनकर चौंक उठा। सटाक फटाक फटाक। मेरी छठी इंद्री कह रही है कि साथ वाले कमरे में जरूर कोई गड़बड़ है। और अगले ही पल वह अपने कक्ष की खिड़की से निकलकर साथ वाले कक्ष की खिड़की की तरफ रेंग रहा था।
जबकि साथ वाले कक्ष में जैबरा से गद्दारी करके कोई जीवित नहीं रह सकता। टोनी सटाक सटाक आ। बस गंजे, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसे उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दो। नहीं। गंजा टोनी को उठाने के लिए आगे बढ़ा। चलो टोनी, तुम्हारे बीवी बच्चों के पास पहुंचा दे। नहीं, छोड़ दो मुझे, बचाओ बचाओ। और अगले ही पल गंजे ने उसे 15वीं मंजिल से नीचे उछाल दिया। हा 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 हा। किंतु नागराज ऐसे हादसे से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसके हाथ से नागरस्सी निकलती है मित्रों। नागरस्सी गिरते हुए टोनी के शरीर से लिपट गई और उसे वापस ऊपर खींचने लगी। गंजे ने जब यह अविश्वसनीय दृश्य देखा तो उसने रिवाल्वर निकालकर नागरस्सी पर कई फायर झोंक दिए। धाएं धाएं धाएं, लेकिन हड़बड़ाहट में सभी निशाने चूक गए। फिर इससे पहले कि वह कोई और फायर करता, सांपों ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। उसके बाद नागराज ने उसे और शैतानी करने का अवसर नहीं दिया। टटाक, उसे वो किक मारता है। गंजे के तीनों साथी नागराज को यूं एक एक खिड़की पर प्रकट होते देख जड़वत हो गए। फिर जब वे सोचने समझने लायक हुए तो उन्होंने रिवॉल्वर निकाला और नागराज पर दनादन गोलियां चला दी। काश बेचारे जानते होते कि मुझ पर गोलियों का असर नहीं होता, नागराज सोचता है। नागराज पर गोलियों का असर क्यों नहीं होता, यह जानने के लिए पढ़े मित्रों नागराज की प्रथम कॉमिक्स नागराज, जो हमारे चैनल पर प्रकाशित हो चुकी है। और शीघ्र ही उन्हें इस कटु सत्य का एहसास हो गया। पूरे हो गए तुम लोगों के अरमान, अब मैं कुछ करता हूँ। सभी सोच में पड़ जाते हैं। पहले तो अपने ये खतरनाक खिलौने इधर दे दो। नागराज नागरस्सी छोड़ता है, जिससे सभी पिस्टल वापस नाग छीन के नागराज के पास ले जाते हैं। नागरस्सी की मदद से नागराज ने तीनों के रिवॉल्वर झटक लिए और अब ठाक थाए मानवता के दुश्मनों का दुश्मन ठटाक एक बार फिर मानवता की खातिर लड़ा था। धूम उफ हाय। और जब वह इस कार्य से निवृत्त हुआ तो खिड़की से पुलिस सायरन की आवाज़ आने लगी। आ उफ। नागराज खिड़की की तरफ लपका। लगता है गोलियों की आवाज़ सुनकर किसी ने पुलिस को बुला लिया। टोनी प्यारे, जल्दी यहाँ से निकल चलो, वरना पुलिस रोक लेगी। चलो। टोनी शीघ्र से खिड़की पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन नागराज ने उसे रोक दिया और स्वयं भी खिड़की से नीचे उतर गया। इधर से नहीं प्यारे, इधर से हवा में उड़कर जाएंगे उस पार सामने वाली बिल्डिंग तक। क्या? अरे भाई, मारना ही था तो बचाया क्यों था? और इस बार नागरस्सी सामने वाली इमारत की छत की मुंडेर पर लिपट गई। चलो, चुपचाप मेरी पीठ पर सवार हो जाओ और कस कर पकड़ना। टोनी ने नागरस्सी से पीठ पर बांधकर नागराज नागरस्सी पर झूल गया और फिर सड़कों को पार करते हुए उसने सामने वाली इमारत पर पांव जमा दिए। धप। फिर नागराज तेजी से ऊपर उठने लगा। छत पर पहुंचने के बाद नागराज ने अपनी बेल्ट खोली और उसे ओवरकोट में बदलने लगा। क्या हम जिंदा हैं? प्यारे भाई, आंखें खोलो। उस इमारत से नीचे उतरकर दोनों एक टैक्सी में सवार हो गए। पाठक जानते हैं कि नागराज का फोल्डिंग ओवरकोट बेल्ट के रूप में नागराज के पास हर वक्त रहता है मित्रों। दोनों अब पुराने किले की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही देर बाद दोनों पुराने किले के एक निर्जन खंडहर में थे। हाँ प्यारे, अब सीधी तरह मुझे जैबरा के बारे में बता रहे हो या तुम्हारी भी अकल दुरुस्त करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम नागराज हो आतंकवाद के दुश्मन। जैबरा संगठन एक खतरनाक आतंकवादी गिरोह का नाम है जो अपनी मांगे मनवाने के लिए बच्चों को भी नहीं बख्शता। विश्व बम विस्फोटों से मासूमों की जिंदगी ले लेता है। रुपया इनका ईमान धर्म है। इस समय ये लोग विदेशी इशारे पर देश में तोड़फोड़ और आतंकवादी कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व जैबरा का एक खास आदमी चीता पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तब पुलिस को इसको सबक सिखाने के लिए बच्चों की हत्याएं हुई। लेकिन तुम इतने विरुद्ध कैसे हो गए? इसकी भी एक कहानी है नागराज। मुझे संगठन ने अप्पू घर में बम फेंकने का काम सौंपा था। उस दिन जैबरा का एक आदमी मुझसे मिला। टोनी, तुम्हें आज यह बम अप्पू घर में बच्चों की भीड़ में के बीच में फेंकना है। मैंने अपना काम निपटाया। धड़ाम। सैकड़ों बच्चे व बड़े उस बम कांड में मारे गए। फिर मैंने अपना मेहनताना लिया। तुम्हारा काम हो गया। शाबाश, यह लो 1 लाख रुपया। और फिर जब मैं घर पहुंचा तो घर के आगे लगी भीड़ को देख मेरा माथा ठनक गया। मुझे पता चला कि मेरी पत्नी के साथ ही मेरा मासूम 3 वर्षीय पिंकी और राहुल भी उस बम विस्फोट में मुझसे हमेशा के लिए छिन गए थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। पिंकी, राहुल, सुनीता, मेरे बच्चों। उफ, हे भगवान, यह क्या हो गया प्रभु? मैंने अपने ही हाथ अपना हरा भरा घर संसार उजाड़ दिया। उस दिन के बाद मुझे अपने साये से भी नफरत हो गई।
मैं जीना नहीं चाहता था, लेकिन मरने से पहले जेबरा सहित उसके पूरे संगठन का सफाया कर देना चाहता था। तुम कातिल हो। तुमने सैकड़ों घरों की रोशनी लूटी है। आज तुम्हारे अपने घर में अंधेरा हो चुका है। हा हा हा। अपने मासूम बच्चों के खूनी हो तुम, बीवी के हत्यारे हो। नहीं नहीं नहीं, सपने आते थे मुझे। मैंने कसम खाई, मैं यह घिनौना काम छोड़ दूंगा और जेबरा से अपने बीवी बच्चों की मौत का बदला भी लूंगा। तब मैंने 2 अन्य सदस्यों से जेबरा के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। जो तुम जानना चाहते हो उसका परिणाम जानते हो? हाँ, मौत, लेकिन मेरी नहीं, उस शैतान जेबरा की। और तभी से इस संगठन को मेरी तलाश है। इसका मतलब जेबरा तक पहुंचने का रास्ता तुम नहीं जानते। जेबरा तक हमें केवल चीता ही पहुंचा सकता है। चीता? हाँ, चीता, जेबरा का दाहिना हाथ है। वह दिल्ली की सर्वाधिक सुरक्षित तिहाड़ जेल में कैद है। वह टोनी, भारत मेरी मातृभूमि है और मैं अपने देशवासियों को जेबरा के आतंक से मुक्त दिलवाने के बाद ही दिल्ली से जाऊंगा। नागरा, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर आओ मेरे साथ। दोनों किले से बाहर निकले। फिर वे एक टैक्सी में सवार तिहाड़ जेल की तरफ बढ़ रहे थे। इस जेल की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में तुम कुछ जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत, जो अपने दूसरे साथियों से सुना है मैंने, नागराज, वह कहता है। टोनी और नागराज जेल से कुछ ही दूर उन्होंने टैक्सी छोड़ दी। नागराज, तुम करना क्या चाहते हो? मैं चीता को जेल से निकालना चाहता हूँ। नागराज की बात सुनकर टोनी आश्चर्य से उछल पड़ा। क्या क्या वह कह रहे हो नागराज? यह असंभव है। क्यों? नागराज, इस जेल की 20 फुट ऊंची 4 दीवारी के ऊपर दिन रात सिपाहियों का पहरा रहता है। और तुम्हारी मंजिल है वह टावर जिसकी कोई सीढ़ी नहीं है। उसकी छत पर ही कहीं कुख्यात कैदियों को 4 स्टेन गनधारियों की निगरानी में रखा जाता है। चारों 1 महीने तक ऊपर रहते हैं। 1 महीने के बाद क्रेन की सहायता से दूसरे 4 सिपाहियों को ऊपर भेजकर उन्हें नीचे लाया जाता है। सिपाहियों कैदियों का खाना भी रोज ऊपर रस्सियों द्वारा भेजा जाता है। अगर हम टावर की छत पर हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंच जाएं तो टावर के ऊपर अनधिकृत उड़ान भरते किसी भी हेलीकॉप्टर या विमान को ये मशीन गन द्वारा गिरा सकते हैं। ओह, इसका मतलब टावर के ऊपर मशीन गन भी है। हाँ। दोनों फिर एक टैक्सी में सवार हो गए। बहुत सुरक्षित जेल है। हाँ, तो तुमने चीता को छुड़ाने का विचार त्याग दिया? जवाब में नागराज मुस्कुराया और बोला, मैं आज रात ही चीता को जेल से निकाल लाऊंगा। क्या? रात के 1 बजे नागराज का हेलीकॉप्टर तिहाड़ जेल के आसपास दिल्ली के ऊपर मंडरा रहा था। तुम हेलीकॉप्टर में ही मेरा इंतजार करना, ठीक है? कुछ देर बाद नागराज ने जेल से थोड़ी दूर मैदान में उतरा। विश यू बेस्ट ऑफ लक नागराज। और नागराज चल पड़ा एक और खतरनाक मिशन पर। मित्रों, जैसे ही 4 दीवारी के ऊपर घूमते सिपाही एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाने लगे, नागराज भागकर दीवार के पास पहुंच गया और फिर दीवार पर रेंगने लगा। कुछ क्षणों में वह ऊपर पहुंच गया। फिर वह जेल के अंदर की दीवार पर रेंगने लगा। ओह, सिपाही के पलटने से पहले नीचे पहुंच जाऊं, नहीं तो व्यर्थ का हंगामा होगा। दीवार से नीचे उतरकर उसे वहीं रुक जाना पड़ा। उफ, यह सर्च लाइट की रोशनी सारे मैदान में घूम रही है। इससे बचकर ही टावर तक पहुंचा जा सकता है। जैसे ही कुछ देर वहीं रुककर वह सर्च लाइट के दायरों की गति व दिशा का अध्ययन करता रहा और इस बार जैसे ही दायरे उसके सामने से निकला, उसने जीप की तरफ दौड़ लगा दी। 25 गिनने तक मुझे जीप तक पहुंचना होगा। सर्च लाइट का दायरा नागराज की तरफ आया, किंतु बाल बाल बचा। नागराज सुरक्षित जीप के नीचे पहुंच चुका था। टावर के नीचे पहुंचकर दीवार पर रेंगता खतरनाक हो सकता है, शायद कोई अलार्म छिपा हो। उसने अपनी कलाइयाँ ऊपर की और उनमें से नागरस्सियाँ निकलकर ऊपर उड़ चली। नागरस्सी टावर के ऊपर मशीन गन से लिपट गई और नागराज ऊपर उठने लगा। टावर 1 पर सावधान खड़े सिपाही इस आश्चर्यजनक घटना से बेखबर थे मित्रों, और अगले क्षण एक बिजली सी चमकती है। नागराज उन पर कहर बनकर टूट पड़ता है और उस समय के समाप्त होते ही बेहोश हो चुके थे तीनों सिपाही, और नागराज चौथे सिपाही पर भी बरस पड़ा। बता, चीता कहाँ है? धाड़ धाड़ आह। नागराज की कहर ढाती आवाज़ ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। यह इस जाल के नीचे कैद है। वह चाबी कहाँ है इसकी? जेलर के पास। इसी बीच नागराज की चमकदार आंखें उसे सम्मोहित कर चुकी थी। अब तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहो। आधे घंटे बाद जब होश में आओगे तो सब कुछ भूल चुके होगे। फिर वह लोहे के जाल की तरफ बढ़ा। इस जाल को बाहुबल से ही उखाड़ना होगा। वो बहुत मजबूत जाल है। नागराज उसे तोड़ देता है। ठग। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उफ, धूप, अंधेरा है यहाँ तो, किंतु मैं तो अपने नाग नेत्रों द्वारा अंधेरे में भी देखने में सक्षम हूँ, नागराज सोचता है।
नागराज की निगाहें चीता को तलाशने लगी। चीता कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। तभी चीता की आवाज़ उस अंधेरे को चीरती हुई सुनाई दी। कौन है वहाँ? मैं यहाँ हूँ। नागराज उसके पास पहुँचा। क्या तुम चीता हो? हाँ। ओह, तो जल्दी करो ना, ज़ेब्रा ने मुझे तुम्हें छुड़ाने के लिए भेजा है। नागराज ने जंजीरें पकड़ी और बारी बारी से अपनी बलिष्ठ भुजाओं की मदद से उन्हें दीवार से उखाड़ दिया। कमाल का बलशाली है ये, सोचता है चीता। फटाक, और चीता जंजीरों की कैद से मुक्त हो गया। अंधेरे में भी कैसे काम कर रहा है यह, चीता सोचता है। जल्दी चलो, हमारे पास समय बहुत कम है। दोनों ऊपर पहुंचे। यहाँ से नीचे कैसे जाएंगे हम? चुपचाप सब देखते जाओ। नागराज ने कलाइयों से नागरसी छोड़ी। शिवसा अकेले ही सब सिपाहियों को बेहोश कर दिया बिना हथियार के, और यह मूर्ति बना कैसे खड़ा है? चीता सोचता है। नागरसी चारदीवारी के साथ बने सर्चलाइट टावर से लिपट गई। हाय, मैं कहाँ हूँ? यह मुझे क्या हो गया था? चीता, हम इस रस्सी के सहारे जेल की चारदीवारी तक जाएंगे। तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। इस बीच चीता द्वारा झंझोड़े जाने से सिपाही का सम्मोहन टूट चुका था। चीता नागरसी को पकड़कर लटक गया था। अरे ये दोनों कौन है? इन्हें रोकना होगा। जरा सावधानी से जाना चीता, रस्सी हाथ से न निकल जाए। अजीब सी गिलगिली सी रस्सी है यह। नागराज भी चीता के पीछे नागरसी पर लटक गया, उस सिपाही से बेखबर जिसने उन पर मशीन गन तान दी थी। रुक जाओ दोनों, वरना गोली मार दूंगा। और लगता है सिपाही होश में आ गया। इसने यह रस्सी वहाँ तक बांधी कैसे? जादूगर लगता है यह, चीता सोचता है। दोनों को ना रुकता देख सिपाही ने मशीन गन का मुंह खोल दिया। तर 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 तर, जिंग जिंग। ओह, वो मशीन गन चला रहा है। मुझे चीता को अपने आड़े में रखना होगा। गोलियों की आवाज़ से चीता हलकान हो रहा था। बाप रे, अब कोई नहीं बचा सकता। किंतु गोलियां या तो इधर उधर से निकल रही थी या नागराज के शरीर से टकरा कर बेकार हो रही थी। क्यों महंगी गोलियां बर्बाद कर रहा है यह, नागराज सोचता है। परंतु दूसरी तरफ गोलियों की आवाज़ से सारी जेल में भगदड़ मच गई। अरे क्या हुआ? ये गोलियां कौन चला रहा है? टावर पर कुछ दिख भी तो नहीं रहा। खतरे का सायरन बजाओ, ऊपर सर्चलाइट की रोशनी डालो। तभी सर्चलाइट का प्रकाश उनकी तरफ घुमा और वे रोशनी में नहा गए। उफ! सर्चलाइट टावर पर खड़े सिपाही अब उनके नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। आने दो इन्हें, जैसे ही नीचे आएंगे दबोच लेंगे। उधर चीता ने जैसे ही अगला हाथ आगे बढ़ाया, उसकी नज़र नाक के मुंह पर पड़ी। अरे बाप रे, सांप! मैं तो मर गया। किसी ने सही कहा है कि सांप को अचानक देखने से बड़े बड़े सुरमाओं की हवा खिसक जाती है, किंतु नागराज हरदम सतर्क रहता है। उसने लपक कर चीता को बाहों में भर लिया। डरो मत और मुझे कसकर पकड़ लो। जेलर भी अब तक टावर पर पहुंच चुका था। हम भाग नहीं सकते। स्वागत की पूरी तैयारी है। आओ बेटा, तिहाड़ से भागोगे? किंतु उन्हें पकड़ने की इच्छा जेलर के मन में ही रह गई। धड़ाक! नागराज की करारी लात ने उसे टावर के नीचे दीवार पर उछाल फेंका, और इससे पहले कि बाकी सिपाही कुछ कर पाते, नागराज व चीता उन पर कहर बनकर टूट पड़े। धाड़ धाड़ धाड़! किंतु जेल में सिपाहियों की संख्या बहुत अधिक थी। वे सब टावर पर घिराव कर रहे थे। ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, और समय बर्बाद किया तो हो सकता है बाहर से भी सहायता आ जाए। भागना ही बेहतर रहेगा। इधर चीता भी यही सोच रहा था। अतः उसने टावर से छलांग लगा दी, और नागराज ये देखकर दंग रह गया कि ना केवल वह सही सलामत जमीन पर पहुंच गया, बल्कि एक तरफ भाग भी निकला। यह तो वाकई चीते की तरह फुर्तीला है। फिर नागराज भी वहां नहीं रुका। सिपाहियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग भी की, किंतु सब व्यर्थ रहा। नागराज चीता के पीछे झाड़ियों में विलीन हो गया, और जिस समय पुलिस की पेट्रोल जीपें उन्हें सड़कों पर खोज रही थी, पी पी, वे हेलीकॉप्टर में बैठे अब भेद कहीं जाने वाली उस जेल से बहुत दूर जा चुके थे। चीता, किंग ज़ेब्रा के आदेशानुसार हम तुम्हें जेल से छुड़ाना था। अब तुम हमें अड्डे तक का रास्ता बताओगे तो हम तुम्हें सुरक्षित वहाँ छोड़ देंगे। जरूर दोस्त। हेलीकॉप्टर सूरजकुंड की निर्जन पहाड़ियों की ओर ले चलो। शीघ्र हेलीकॉप्टर एक निर्जन पहाड़ी स्थल पर मंडरा रहा था। टोनी, यहाँ पर 2 चक्कर सीधे लगाकर 1 चक्कर उल्टा काटो, और फिर 3 बार लाइट ऑन ऑफ करो, तभी तुम यहाँ पर सही सलामत उतर सकोगे। टोनी ने वैसा ही किया, जो कि शायद कोई गुप्त संकेत था। जवाब में नीचे से भी लाल रोशनी दिखाई दी। फिर नीचे रोशनी से में नहाया एक हेलीपैड नज़र आने लगा। टोनी, रास्ता साफ है, हेलीकॉप्टर उतार दो। टोनी ने हेलीकॉप्टर नीचे उतार दिया। कुछ देर बाद वे तीनों एक अंधेरे हॉल में खड़े थे। यह अंधेरा क्यों? बस किंग ज़ेब्रा के आते ही यहाँ रोशनी हो जाएगी।
तभी रोशनी के साथ किंग जेब्रा हॉल में प्रकट हुआ। आओ नागराज, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और यकीन जानो कि तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हो। होटल राज पैलेस पर मेरे आदमियों से मुठभेड़ के बाद से यहाँ पहुँचने तक की तुम्हारी कोई गतिविधि मुझसे छुपी नहीं है। तुमने अपनी मौत को स्वयं अपने घराने का निमंत्रण दिया है जेब्रा। मैंने कसम खाई है कि तुम जैसे आतंकवादियों को चुन चुनकर मारूंगा। नागराज का रास्ता बदला हुआ रूप देखकर चीता को जैसे होश आ गया। तुम मूर्ख हो चीता। किंग, मैं कुछ समझा नहीं। इसने तो आपके कहने पर मुझे जेल से छुड़ाया है। इस शख्स ने केवल हमारे अड्डे तक पहुंचने के लिए इस गद्दार टोनी से मिलकर तुम्हें जेल से छुड़ाया, वरना यह तो हम जैसे लोगों का पक्का दुश्मन है नागराज। और सुनो, मुझे अब से 1 घंटे बाद लंदन की फ़्लाइट पकड़नी है। मैं इसे तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूँ। इसे इस काबिल ना छोड़ना कि यह अपनी कसम याद रख सके। यह सुनते ही चीता ने नागराज पर छलांग लगा दी। धूमधार दोनों के बीच लड़ाई होती है। वह नागराज को उठाकर पटकता है। इस बीच जेब्रा वहाँ से निकल चुका था। दुश्मन नागराज भी उसे मारता है। नागराज के धुआंधार वारों ने चीता बेदम हो चुका था। हाय, मुझे छोड़ दो। मुझे सिर्फ जेब्रा के बदले छोड़ सकता हूँ। मुझे उस तक पहुँचने का रास्ता बता दो। और फिर चीता उसे सब कुछ बताता चला गया। क्रोधित नागराज ने अपनी दोनों खड़ी उंगलियों का वार उसकी आंखों पर कर दिया। जा नीच, जब तक पुलिस नहीं आ जाती यहीं अंधेरे में भटकता रहे। नागराज टोनी के साथ दीवार की तरफ बढ़ा और उसने चीता द्वारा बताया गुप्त बटन दबा दिया। फलस्वरूप दीवार में मार्ग नजर आने लगा। दोनों आगे बढ़ते हैं। उस गलियारे में बढ़ते हुए दोनों हेलीपैड तक पहुंच गए, जहां उनका हेलीकॉप्टर जेब्रा के आदमियों के कब्जे में खड़ा था। टोनी, कहीं चीता ने हमें गलत कोड तो नहीं बता दिया? हम तब भी इनसे निपटने के लिए तैयार हैं। हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचते ही उन्होंने दोनों को रोका। अपना कोड नंबर बताओ। JBR 666। कोड नंबर सुनते हुए संतुष्ट हो गए और अगले ही क्षण दोनों हेलीकॉप्टर द्वारा आकाश में उड़ रहे थे। टोनी, सड़क की तरफ बढ़ो, अभी वह ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। कुछ दूरी पर जेब्रा की कार आंधी तूफान की तरह दौड़ी जा रही थी। कल सारे संसार में यह खबर फैल जाएगी कि बुलडॉग, विलियम और स्टीवन जैसे दिग्गजों का खात्मा करने वाला नागराज जेब्रा के दाएं हाथ चीता के हाथों मारा गया। बेचारा नागराज अपनी कसम ना पूरी कर सका। अरे यह कार हिल क्यों नहीं रही? अरे यह तो हवा में उठ रही है। और सच्चाई यह थी कि चमत्कार उन अनगिनत सर्पों का था जो नागराज के जिस्म में वास करते थे। नागराज, नागराज। उन्होंने कार को ही उठा लिया था हेलीकॉप्टर के साथ। और अगली सुबह दिल्ली वासियों के लिए उत्तेजना भरी थी। दरियागंज पुल पर जेब्रा का बेहोश जिस्म टंगा था और उस पर यह पोस्टर लटका हुआ था। यह व्यक्ति आतंकवादी दल का सरगना जेब्रा है, जिसने आपके मासूम बच्चों की हत्याएं की। अब मैं इसे आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ नागराज। किसी ने यह दृश्य देखते ही पुलिस को फ़ोन कर दिया था, किंतु पुलिस के पहुंचने से पहले ही जेब्रा क्रोधित भीड़ का शिकार बन चुका था। लोगों ने पत्थर मार मार कर उसे जान से मार दिया था मित्रों। और इसी के साथ मित्रों जेब्रा मर चुका था। उधर नागराज के कहने पर टोनी एक पब्लिक टेलीफोन बूथ में प्रविष्ट हुआ। हेलो कमिश्नर साहब, खूंखार आतंकवादी जेब्रा के ठिकाने का पता नोट कर लीजिए। और पता बताने के बाद जब वह बूथ से बाहर निकला तो नागराज का कहीं पता ना था। और नागराज, तुम दिल्ली वासियों को छोड़कर चले गए, लेकिन कोई बात नहीं। अपराध के खिलाफ तुम्हारी इस जंग का एक सैनिक मेरे रूप में अभी भी यहाँ मौजूद है। मैं कसम लेता हूँ कि मेरे रहते दिल्ली में अब कोई नया जेब्रा सिर नहीं उठा सकेगा। इसी के साथ मित्रों यह कॉमिक्स यहीं पे ख़त्म होती है। अपने कॉमिक्स राजा को आज्ञा दे दीजिए मित्रों। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद मित्रों, चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।